हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हमें शाहजहां यानी खुर्रम के बारे में पढ़ना है। मुगल शासन या मुगल साम्राज्य में अब तक हम बाबर से लेकर के जहांगीर तक को पढ़ चुके हैं और कल की क्लास में ही हमने देखा था कि जहांगीर के 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था, जिसे खुसरो कहा जाता था, खुसरो ने जहांगीर के शासनकाल में ही विद्रोह किया था। विद्रोह बार बार करने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ गई थी, इसलिए जहांगीर ने उसे कैद में डलवा दिया था और इसके बाद शाहजहां के द्वारा यानी खुर्रम के द्वारा कैद में ही उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो यहाँ से खुसरो जो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था उसका किस्सा खत्म हो जाता है और खुर्रम जो उसका दूसरा बेटा था उसके शासक बनने के या उसके सम्राट बनने के या उसके सुल्तान बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आखिर में ऐसा ही होता है। जो खुर्रम था यानी जो शाहजहां था वो शासक बनता है और इसी खुर्रम या शाहजहां के शासनकाल के बारे में और उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में आज की क्लास में हमें पढ़ना है। तो देखिए, शाहजहां का शासनकाल 1628 से लेकर के 1658 तक को माना जाता है। जब हमने कल के क्लास में देखा था जहांगीर को, तो हमने ये देखा था कि जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि 1627 से लेकर के 1628 तक कौन शासक रहा था, क्योंकि शाहजहां 1628 में शासक बने थे या सम्राट बने थे। तो इसमें 1627 से लेकर के 1628 लगभग 4 महीने के पीरियड में यहाँ का शासक रहा था, दिल्ली का शासक रहा था दाबर बख्श। खुसरो का पुत्र था खुसरो, जिसे जहांगीर के द्वारा या शाहजहां के द्वारा मरवा दिया गया था कैद में ही। उसका पुत्र था दाबर बख्श और ये 4 महीने तक 1627 से लेकर के 1628 फरवरी तक शासक बना रहा था। इसके बाद शासक बना था खुर्रम यानी शाहजहां। तो इसकी पूरी कहानी आइए आज की क्लास में समझेंगे और साथ साथ में देखेंगे कि एमसीक्यू यहाँ से किस तरह से बनते हैं। तो देखिए, इसका जन्म हुआ था 1592 में, ये बात आप याद रखिएगा, 1592 में। इसके बचपन का नाम था खुर्रम। कल की क्लास में हमने देखा था कि खुर्रम इसको कहा जाता था और इसकी माता जगत गोसाई थी। इसकी माता का नाम था जगत गोसाई। फिर इसको उपाधि दी गई थी शाहजहां की, और किसके द्वारा दी गई थी? तो इसको उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसने दक्षिण में एक जगह थी अहमदनगर, वहां के वजीर को हरा दिया था बहुत प्रयासों के बाद, इसलिए जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि दी थी। फिर इसका राज्याभिषेक हुआ था 1628 में और इसने अपने राज्याभिषेक के समय एक उपाधि धारण की थी। बहुत लंबी चौड़ी उपाधि है, तो ये याद रख पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप इसे 2-3 बार देख लेंगे तो ऑप्शन में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन सही टिक करके आ जाएंगे। तो इसने उपाधि धारण की थी अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। किरण ए सानी याद रखिएगा, तो ये देख करके आप रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। फिर इसकी वाइफ का नाम था, अभी देखिए ये बात हमने समझी थी कि 1627 से 1628 के बीच में कोई और यहाँ पर शासक रहा था, तो राज्याभिषेक इसका 1628 में हुआ था। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। फिर इसकी वाइफ जो थी अर्जुमंद बानो बेगम, ये सबसे प्रमुख पत्नी थी इनकी। और ये किसकी पुत्री थी? तो ये पुत्री थी, कल की क्लास में हमने देखा था जहांगीर ने जब नूरजहां से विवाह किया था तो नूरजहां ने एक गुट बनाया था, उसमें उसके पिता भी थे, उसके भाई भी थे, उसकी माता थी और शाहजहां यानी खुर्रम खुद था। तो जो इसका नूरजहां का भाई था, नूरजहां का भाई आसफ खां था। आसफ खां की ये पुत्री थी, यहाँ पर आप ये बात याद रखिएगा, आसफ खां की ये पुत्री थी। और शाहजहां जब राजकुमार थे तभी उनकी शादी इसके साथ कर दी गई थी और आसफ खां इन्हें ही पहले से शासक बनाना चाहते थे। इसीलिए कल की क्लास में हमने देखा था कि नूरजहां के गुट में यहीं से फूट पड़ जाती है और यहीं से वो गुट बिखर करके समाप्त हो जाता है। तो अर्जुमंद बानो बेगम को याद रखिएगा, इनकी प्रमुख पत्नी थी, सबसे प्रिय पत्नी थी। इन्हीं की डेथ के बाद मुमताज महल, इनका एक नाम मुमताज महल भी था, और इन्हीं की डेथ के बाद ताजमहल आगरा में बनवाया गया था। ये बात हम सब जानते हैं, बचपन से हम ये सारी बातें पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद पर शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और इसका दूसरा नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था, तो 1632 में, खत्म हुआ था 1653 में। लगभग 21-22 साल इसे बनने में लग गए थे।
तो ये बात याद रखिएगा, आसफ खां की पुत्री थी और इसके अलावा इनको मुमताज महल भी कहा जाता है। इनसे और जहांगीर से 14 पुत्र पुत्रियां पैदा हुए थे। उनके नाम हमें देखना है क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। तो इनके पुत्रों के नाम थे दारा सिकोह, ये उनके सबसे बड़े पुत्र थे, फिर औरंगजेब, फिर मुराद बख्श और फिर अंतिम में शाह सुजा। इनकी 3 पुत्रियां थी। देखिए अभी हमने देखा था कि इनके 14 पुत्र पुत्रियां थी, उनमें से 7 मर गए थे, 7 बचे थे। तो ये बात आप याद रखिएगा। 3 पुत्रियां थी, जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। तो जहां आरा ये जो दारा सिकोह थे इनका सपोर्ट करती थी, औरंगजेब जो था उसका सपोर्ट करती थी रोशन आरा, और मुराद बख्श का सपोर्ट करती थी गौहन आरा। इसके अलावा इनका सपोर्टर कोई नहीं था। तो ये बात याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह का समर्थन करने वाली उनकी पुत्री कौन सी थी। तो पहली पुत्री जहां आरा, यही इनका समर्थन किया करती थी। फिर इनकी माता का नाम था जगत गोसाई, यानी शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई, और ये राजपूत स्त्री थी, हमने कल भी देखा था। तो एक तरह से शाहजहां जो था वो राजपूत और मुगलों का मिक्सचर था, ये बात भी याद रखिएगा। फिर देखिए जब ये इसका नाम खुर्रम था और अपने शासक बनने से पहले इसने 2 अभियान किए थे और दोनों अभियान में सफल रहा था। पहला इसने अहमदनगर पर किया था, कल की क्लास में हमने देखा था। इसी से प्रभावित होकर, इसी से खुश होकर के जहांगीर ने इसको शाहजहां की उपाधि दी थी, ये बात हम पहले ही देख चुके हैं। फिर इसके अलावा इसने मेवाड़ पर भी विजय प्राप्त की थी। कल की क्लास में हमने देखा था महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के साथ इसका संघर्ष हुआ था और इसने संधि करने के लिए उन्हें विवश कर दिया था। तो मेवाड़ और अहमदनगर पर इन्होंने पहले ही, शासक बनने के पहले ही अभियान किए थे और दोनों में ही इन्होंने सफलताएं प्राप्त की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शासक बनने के पूर्व ही शाहजहां के द्वारा कौन कौन से अभियान किए गए थे। तो मेवाड़ और अहमदनगर। फिर इन्होंने 1623 में एक बार विद्रोह भी किया था अपने पिता जहांगीर के खिलाफ, क्योंकि जो नूरजहां का गुट था उसमें ये शामिल थे, हमने कल देखा था। और बाद में जब नूरजहां अपनी पुत्री जो थी लाडली बेगम, उनके हस्बैंड जो थे शहरयार, उनको सुल्तान बनाने के पक्ष में आ जाती हैं और यहाँ से इनके बीच में मनमुटाव शुरू हो जाता है और आखिर में ये इस गुट को छोड़ देते हैं। यानी खुर्रम जो शाहजहां थे वो इस गुट को छोड़ करके चले जाते हैं और 1623 में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा था कि शहरयार को यहाँ पर शासक बना देंगे जहांगीर, क्योंकि जहांगीर जो थे वो नूरजहां से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। फिर इसके बाद देखिए 1623 में इन्होंने विद्रोह किया था, लेकिन बाद में जाकर के इन्होंने माफी मांग ली थी और इन्हें माफ कर दिया गया था और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। फिर जब जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 ईस्वी में, तो ये आगरा और दिल्ली के पास वाली जगहों में नहीं थे, ये काफी दूर थे वहां से। इसलिए जो इनके दरबारी थे या अधिकारी थे वो सब ने मिल करके दाबर बख्श को यहाँ पर सुल्तान बना दिया था। ये खुसरो का पुत्र था, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था। तो दाबर बख्श लगभग 4 महीने तक सुल्तान बना रहता है। जो इसके ससुर थे यानी फादर इन लॉ, शाहजहां के फादर इन लॉ जो थे आसफ खां, कल की क्लास में हमने देखा था। तो आसफ खां शाहजहां को इस बात से सूचित करते हैं कि यहाँ पर जो दाबर बख्श है, खुसरो का पुत्र है, उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया है, उसको शासक बना दिया गया है। तो शाहजहां एक लेटर लिखते हैं आसफ खां को और कहते हैं कि जितने भी लोग इनके समर्थन में हैं, यानी जितने भी अधिकारी या दरबारी इनके समर्थन में हैं और खुद इन्हें इनकी हत्या करवा दी जाए। इसके बाद आसफ खां के द्वारा यहाँ के जो भी अधिकारी या जो भी दरबारी दाबर बख्श के समर्थन में थे और खुद दाबर बख्श और जितने भी उत्तराधिकारी यहाँ पर शासक बनने की होड़ में थे, उन सबको समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद शाहजहां वापस आते हैं, इनका रास्ता साफ हो चुका होता है और खुर्रम यानी शाहजहां जो थे वो शासक बन जाते हैं। तो अब यहाँ से शासक बन जाते हैं खुर्रम यानी शाहजहां। और अब हमें देखना है कि शाहजहां जब शासक बनते हैं, जब अपना पद संभालते हैं, तो इसके बाद कौन कौन से विद्रोहों का उन्हें सामना करना पड़ता है और किस तरह से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, यानी किस तरह से वो अभियान चलाते हैं और कैसे कैसे साम्राज्य का विस्तार उनके द्वारा किया जाता है।
तो देखिए जैसे ही ये शासक बनते हैं यानी 1628 में सबसे पहला विद्रोह बुंदेलखंड के द्वारा इनके खिलाफ किया जाता है। जब हमने जहांगीर चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि जहांगीर ने बुंदेलखंड के शासक वीर सिंह बुंदेला की मदद से ही अबुल फजल की हत्या करवाई थी और अकबर इसके कारण बहुत समय तक शोक में रहा था। इससे बहुत उसको दुख हुआ था कि जहांगीर के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। तो वीर सिंह बुंदेला से बहुत अच्छे संबंध थे जहांगीर के, यानी मुगलों और बुंदेलखंड के बीच में अच्छे संबंध थे जहांगीर के शासनकाल तक। लेकिन इसके बाद जब वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु हो जाती है और इनका पुत्र जूझर सिंह यहाँ का शासक बनता है तो उसके अच्छे संबंध शाहजहां के साथ नहीं होते हैं और इसने विद्रोह कर दिया 1628 में। और 1635 आते आते जो शाहजहां था उसके द्वारा बुंदेलखंड के विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया और जूझर सिंह ने फिर से इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये बात याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि किस बुंदेलखंड के किस शासक के द्वारा शाहजहां के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया गया था और कब किया गया था। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह किसके द्वारा किया गया था और उस समय शासक कौन था। फिर दूसरा विद्रोह यहाँ पर किया जाता है खान जहां लोदी के द्वारा। ये एक सरदार या सूबेदार हुआ करते थे जो मुगलों के अधीन रह करके ही काम किया करते थे। लेकिन एक समय के बाद 1628 में ये भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और जाकर के अहमदनगर दक्षिण भारत की एक जगह है, कल हमने देखा था, दक्षिण भारत में जाकर के रहने लगते हैं और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं 1628 में ही। 1631 आते आते इनको भी पराजित कर दिया जाता है शाहजहां के द्वारा, इनके विद्रोह को भी दबा दिया जाता है और इस तरह से ये विद्रोह भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर इनके शासनकाल में तीसरा जो विद्रोह हुआ था पुर्तगालियों का हुआ था। ये विद्रोह नहीं था, एक तरह से उस समय अव्यवस्था थी पुर्तगालियों के द्वारा। यहाँ पर पुर्तगाली हमें पता है सबसे पहले व्यापारिक कंपनी के रूप में यहाँ पर आए थे व्यापार करने के लिए। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में ये उपद्रव करने लगते हैं, यहाँ पर बहुत सारी कब्जा करने की कोशिश करते हैं हुगली में, और हुगली में इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनसे नाराज होकर के शाहजहां को यहाँ पर आक्रमण करना पड़ता है। अपने सैनिकों को भेजता है शाहजहां और खुद जाकर के हुगली पर ये दोबारा कब्जा करते हैं। हुगली को जीत लिया जाता है शाहजहां के द्वारा दोबारा 1632 में, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ की स्त्रियों के साथ जबरन विवाह कर रहे थे और उनको ईसाई धर्म कबूल करने के लिए बाध्य कर रहे थे। इसके अलावा बहुत से बेवजह के काम या यहाँ पर कब्जा करने के लिए जो भी जरूरी था वो काम इनके द्वारा किए जा रहे थे। तो 1632 में शाहजहां के द्वारा इसे भी दबा दिया जाता है, इस विद्रोह को भी, और यहाँ से फिर पुर्तगाली शांत हो जाते हैं। और इसी क्रम में शाहजहां के द्वारा बहुत सारे ईसाइयों की हत्या भी करवाई जाती है ताकि पुर्तगालियों को यहाँ पर पुर्तगालियों का जो विद्रोह था उसको दबाया जा सके। फिर इसके अलावा सिखों के साथ भी सिख जो थे इनके साथ भी कुछ खटपट कुछ अनबन बनी हुई थी। जब हमने जहांगीर चैप्टर देखा था तो हमने देखा था जहांगीर ने खुसरो का समर्थन करने के लिए जो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इनको फांसी की सजा दे दी थी। इसी से खुन्नस खा करके सिख भी छोटे मोटे विद्रोह इनके खिलाफ करते रहते थे। और इस टाइम पर सिख गुरु थे हरगोविंद सिंह या गुरु हरगोविंद। फिर इसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये विद्रोह भी अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। फिर अब हमें देखना है कि किस तरह से शाहजहां ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ये तो थे विद्रोह जो उसके शासनकाल पे हो रहे थे और उसने इनको बहुत आसानी से या बहुत अच्छे तरीके से दबाया था। फिर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कुछ अभियान चलाए थे। तो पहला इसने दक्षिण अभियान चलाया था और इस पे पहला अभियान जो इसने चलाया था वो अहमदनगर पे चलाया था। कल की क्लास में भी हमने देखा था जो शाहजहां था उसने शासक बनने से पहले भी अहमदनगर के वजीर को पराजित किया था और इसी संघर्ष के बाद या इसी अहमदनगर के वजीर को पराजित करने के बाद ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो अहमदनगर का पहला जो इसके शासक बनने के बाद पहला जो इसने अभियान चलाया था या साम्राज्य विस्तार के लिए जो पहला अभियान चलाया था वो चलाया था अहमदनगर के खिलाफ। और कब? तो 1629 से लेकर के 1636 तक। फिर इसने दूसरा चलाया था दक्षिण अभियान गोलकुंडा में
1636 में और फिर इसके बाद बीजापुर में। एक प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो याद रखिएगा गोलकुंडा का जो शासक था या वजीर था मीर जुमला, या इसे ही मोहम्मद सईद भी कहा जाता है, इसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया था। फिर इसके बाद एक प्रश्न आपसे और पूछ लिया जाता है कि जब दक्कन अभियान शाहजहां के द्वारा चलाया गया था तो उसने अपने किस पुत्र को दक्कन का सूबेदार बनाया था, क्योंकि अभी हमने देखा था इसके 4 पुत्र थे, इसने सभी को कहीं कहीं का सूबेदार, किसी किसी क्षेत्र का सूबेदार बना दिया था। तो जो दक्कन था यानी जो दक्षिण भारत था उसका सूबेदार बनाया गया था औरंगजेब को, ये बात याद रखिएगा। और 2 समय अवधि हैं या 2 समय काल हैं जिनमें इसको शासक यहाँ, इसका सूबेदार यहाँ का बनाया गया था। एक 1636 से लेकर 44 तक और एक 1652 से लेकर के 1658 तक। बीच में ये आजाद हो जाता था बार बार, और फिर इसके बाद जब भी इनको विजिट किया जाता था तो यहाँ का सूबेदार बनाया गया था औरंगजेब को। फिर इसके अलावा दक्षिण अभियान के अलावा शाहजहां के द्वारा एक अभियान और चलाया गया था, कांधार अभियान। और कांधार कहाँ पर है, तो ये उत्तर पश्चिम सीमा हुआ करती थी भारत की। यहाँ जैसे मान लीजिए ये है इंडिया का मैप, उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भारत में ही आता था, तो ये जो सीमा होती थी उत्तर पश्चिम सीमा भारत की, यहाँ पर कांधार स्थित था। तो सभी मुगल सम्राट चाहते थे कि यहाँ पर मुगलों का ही कब्जा रहे, क्योंकि इधर से ही जो आक्रांता थे या विदेशी थे इधर से ही भारत में प्रवेश किया करते थे, क्योंकि स्थल मार्ग यहीं से एकमात्र मार्ग था जहां से प्रवेश किया जा सकता था। तो फारसियों का या ईरानियों का यहाँ पर आक्रमण बार बार होता रहता था, इसलिए ये चाहते थे कि यहाँ पर इनका कब्जा बना रहे, लेकिन इनका कब्जा यहाँ पर नहीं था। शाहजहां के समय पर यहाँ पर ईरानियों का या फारसियों का यहाँ पर कब्जा हुआ करता था। तो कांधार को लेकर के शाहजहां के समय में मुगलों के बीच में यानी शाहजहां के बीच में और ईरानियों के बीच में यानी फारसियों के बीच में संघर्ष चल रहा था। यहाँ के लिए भी यानी कांधार विजय के लिए भी शाहजहां के द्वारा अभियान चलाया गया था। 1622 में ईरानियों ने या फारसियों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। पुनः 1628 में यहाँ पर मुगलों ने कब्जा किया, और कुछ समय बाद यानी 1648 में पूरी तरह से ये इस स्थान से या इस जगह से अपना कब्जा खो देते हैं, और यहाँ पर हमेशा के लिए कब्जा हो जाता है किसका, ईरान का या फारसियों का। तो एक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि शाहजहां के किस मुगल सम्राट के, किस मुगल शासक के शासन काल में जो कांधार था या उस उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था वह पूरी तरह से मुगलों के हाथ से निकल जाता है। तो शाहजहां के शासनकाल में कांधार या उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पूरी तरह से मुगलों के हाथ से निकल जाता है, और इसके बाद कभी भी कोई मुगल शासक यहाँ पर पुनः कब्जा स्थापित नहीं कर पाता है। तो देखिए ये इस तरह से कहानी थी। अब हमें समझना है कि शाहजहां की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी और उसकी कौन कौन सी उपलब्धियां थी जिनके बारे में हमें याद रखना है। तो देखिए शाहजहां का जो शासनकाल है उसे स्थापत्य कला या वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे जहांगीर के शासनकाल को हमने देखा था कि चित्रकला का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता था। वास्तुकला या स्थापत्य कला इमारतों के निर्माण से संबंधित होता है, याद रखिएगा। तो वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को, क्योंकि इसने बहुत सारी अच्छी इमारतें बनवाई थी जो कि पुराने शासकों के द्वारा इतने अच्छे पैमाने पर नहीं किया गया था। इसने निर्माण करवाया था दिल्ली के लाल किला का। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, हमने देखा था आगरा के जो लाल किला था, आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। दिल्ली का जो लाल किला था इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। फिर इसने दीवाने आम और दीवाने खास का भी निर्माण करवाया था। इसके अलावा दिल्ली में एक जामा मस्जिद का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था, ये बात भी याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे इसकी जो प्रमुख इमारत है जो 8 अजूबों में भी शामिल है वर्तमान समय में, वो है ताजमहल, जिसको इसने अपनी बीबी मुमताज महल की याद पे बनवाया था आगरा में। तो आगरा के ताजमहल को बनाने का काम किया गया था उस्ताद ईसा खां और अहमद लाहौरी के द्वारा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके जो रचनाकार थे या इसके जो निर्माणकर्ता थे उनका नाम याद रखिएगा, उस्ताद ईसा खां और अहमद लाहौरी।
इसके अलावा ताजमहल किन किन कलाओं या शैलियों का मिश्रण है, ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये भारतीय, ईरानी और मध्य एशिया की जो शैलियां थी वो उन सभी का मिश्रण है। फिर इसके अलावा इसने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद आगरा और दिल्ली दोनों में है। तो दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ये बात भी याद रखिएगा, कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होता है। दिल्ली की मोती मस्जिद अगर आपसे पूछ ले तो औरंगजेब, और आगरा की मोती मस्जिद अगर आपसे पूछ ले तो शाहजहां। फिर इसके अलावा इसने शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी और इसे ही अपनी राजधानी बनाया था। तो शाहजहानाबाद ये दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली है उसी का नाम था। शाहजहां ने उसका नाम रखा था शाहजहानाबाद। तो पुरानी दिल्ली को ही इसने शाहजहानाबाद कहा था। इसका निर्माण भी या इसको बसाने का, स्थापना करने का कार्य भी शाहजहां के द्वारा किया गया था और राजधानी भी इसे शाहजहां ने ही अपने शासनकाल के दौरान बनाया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आगरा से वापस दिल्ली राजधानी कौन लेकर आया था? तो आगरा से वापस दिल्ली राजधानी लेकर आया था शाहजहां। ये बात याद रखिएगा। इसके पहले हमने देखा था अकबर आगरा के फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बना देता है, आगरा को अपनी राजधानी बना देता है। फिर इसके अलावा इसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण करा था पे बादल खां ने, ये बात भी याद रखिएगा। फिर इसके अलावा इनके दरबारी संगीतज्ञ थे लाल खां, इनका नाम था लाल खां और इनको उपाधि दी गई थी गुड़ समंदर की, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। फिर इसके अलावा इसने सिजदा और पैबोस की प्रथा समाप्त कर दी थी। हमने पहले ही पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में कि इसे बलबन के द्वारा चालू किया गया था, चलाया गया था, और इसे अकबर ने फिर से चालू रखा था। इसने, अकबर ने भी अपने शासनकाल में इसे जारी रखा था। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, बलबन के द्वारा पहली बार इसे चलाया गया था और अकबर ने भी इसे चलाए रखा था। सिजदा और पैबोस की प्रथा, सिजदा मतलब दरबार में घुसते समय सिर झुकाना, और पैबोस मतलब जो शासक होगा, सुल्तान होगा, उसके चरणों को चूमना। लेकिन जो शाहजहां था वो, जब ये शाहजहां के पुत्र, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि दारा शिकोह और जहां आरा जो इसके पुत्र पुत्री थे वो बहुत उदारवादी थे, सहिष्णु थे धार्मिक रूप से। तो उनके प्रभाव में आकर के ये इस तरह की प्रथाएं बंद कर देता है और इसके अलावा बहुत सारे काम जो उदारवादी शासक करते हैं, इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे काम किए गए। फिर इसके अलावा बनारस और इलाहाबाद में इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था कवींद्राचार्य के कहने पर। अभी हमने देखा ये पहले शाहजहां जब अपने शासनकाल के शुरुआती दौर में था तो ये असहिष्णु हुआ करता था और उदारवादी नहीं था, ये बहुत कट्टर मुस्लिम हुआ करता था। और इसने तीर्थ यात्रा कर जो हिंदुओं के लिए लगाया जाता था उसे फिर से शुरू कर दिया था, जिसे 1563 में अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो इसे फिर से ये शुरू कर देता है, लेकिन बाद में कवींद्राचार्य के कहने पर बनारस और इलाहाबाद में ये तीर्थ यात्रा कर इसने समाप्त कर दिया था। इसके अलावा इसने विवाह के लिए नए नियम बनाए थे, जिसमें इसने कहा था कि किसी भी मुस्लिम महिला का विवाह किसी और धर्म के इंसान के साथ, आदमी के साथ नहीं हो सकता है, और अगर किसी मुस्लिम महिला का विवाह किसी दूसरे धर्म के इंसान के साथ करना है, आदमी के साथ करना है, तो उस आदमी को अपना धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम बनना पड़ेगा। लेकिन बाद में ये सारे नियम इसके द्वारा समाप्त कर दिए जाते हैं जब ये दारा शिकोह और अपनी पुत्री जहां आरा के संपर्क में आता है, उनके प्रभाव में आता है, तो इसके द्वारा ये सारी चीजें समाप्त कर दी जाती हैं। तो इस तरह से हमने शाहजहां को पूरा पढ़ लिया। अब इसके बाद इसके जो 4 पुत्र थे उनमें आपस में संघर्ष होगा गद्दी के लिए, यानी शासन के लिए। तो इसके आगे हम कल की क्लास में समझेंगे।